हेलो बच्चों। आज क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का सेकंड वीडियो है। कल हमने जाना कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के विशेषताओं को जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। पहला, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा, रंग में परिवर्तन। तीसरा, ताप में परिवर्तन। चौथा, गैस का सर्जन। पांचवा, अवक्षेप का निर्माण। तो रासायनिक अभिक्रिया की निम्न विशेषताएं हैं। पहला, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, अवक्षेप का निर्माण। ठीक है, ये 5 विशेषता है जिससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। सबका एक एक एग्जाम्पल से देखते हैं। पहला, अवस्था में परिवर्तन। जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो अवस्था में बदलाव हो सकता है। आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन गैस से, ऑक्सीजन गैस से दोनों अभिक्रिया कर जल बनाता है जो कि द्रव है। यहाँ पर क्या हुआ? अवस्था में परिवर्तन हुआ। दो गैस मिलके द्रव का निर्माण कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। दूसरा क्या है? रंग परिवर्तन। जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो रंग परिवर्तन हो सकता है। आइए इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। ये एक बीकर है। इस बीकर में कॉपर सल्फेट का विलयन है। कॉपर सल्फेट का विलयन नीला कलर का होता है। इसमें लोहे का टुकड़ा डालते हैं। तो देखते हैं क्या कि एक बीकर में कॉपर सल्फेट का विलयन है। कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला होता है। उसमें लोहा को डालेंगे तो देखेंगे कि थोड़े समय बाद विलयन का रंग नीला से हरा हो गया है। पहले क्या था? नीला था। अब जो विलयन का रंग है वो हरा हो गया है, यानी यहाँ पर रंग परिवर्तन हो रहा है। यहाँ से पता चल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया होने से रंग परिवर्तन भी हो सकता है। इसका रासायनिक समीकरण हो रहा है जिंक, लोहा, कॉपर सल्फेट, ये दोनों आपस में मिलके फेरस सल्फेट बना रहे हैं। कॉपर ये नीला कलर का होता है और ये हरा कलर का, ये नीला से हरा। यहाँ पर रंग परिवर्तन हो रहा है। कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग नीला होता है। जब उसमें आयरन डालते हैं तो कुछ देर बाद विलयन का रंग हरा हो जाता है। तो यहाँ पर रंग परिवर्तन देखने को मिला। तीसरा है ताप में परिवर्तन। जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो ताप में परिवर्तन हो सकता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। घर में जब पुताई होता है तो ये प्रयोग आप लोग देखे होंगे कि पानी से भरी बाल्टी में जब चूना डाला जाता है तो पानी खौलने लगता है और पानी गर्म हो जाता है। कि जैसे ये एक बीकर है। इस बीकर में पानी है। इसमें लोग चूना डाल रहे हैं। जब देखेंगे चूना को पानी में डाला जाता है तो ये खौलने लगता है
और थोड़ी देर के बाद क्या होता है, बीकर को गर्म हो जाता है, बीकर क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो फिर इस रिएक्शन में उष्मा का निर्माण होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बीकर गर्म हो जाता है। यह है चूना और यह है पानी, आपस में क्या हुआ, अभिक्रिया किया, बना दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ ही साथ क्या हुआ, उष्मा रिलीज हुआ। यह है बिना बुझा हुआ चूना, यह है बुझा हुआ चूना। तो हम लोग देखें क्या, कि जब बुझा हुआ चूना में पानी डालते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप पानी क्या होता है, थोड़ा सा गर्म हो जाता है, और पानी को गर्म होने से जो जिस बीकर में रखा रहता है वो बीकर का सतह भी क्या होता है, छूने पर गर्म महसूस होता है। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि इस वाले विक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, ताप चेंज हो रहा है। ठीक है। चौथा क्या है, अवक्षेप का निर्माण। अवक्षेप का निर्माण, तो सबसे पहले अवक्षेप होता क्या है, तो एक ठोस पदार्थ होता है जिसका निर्माण विलयन से होता है। दो विलयन मिलकर एक ठोस का निर्माण करते हैं, जो क्या होता है, पानी में अघुलनशील होता है, जिसे अवक्षेप कहते हैं। ठीक। आइए हम लोग इसे प्रयोग से समझते हैं। एक परखनली लेंगे, इसमें लेड नाइट्रेट का कुछ रवा डाल देंगे, फिर इसमें पोटेशियम आयोडाइड डाल देंगे, तो देखेंगे क्या, कि परखनली में पीला अवक्षेप प्राप्त होता है, पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। फिर से समझ लीजिए, एक परखनली में थोड़ा सा जल लेंगे, इसमें लेड नाइट्रेट का कुछ रवा डालेंगे और इससे हिलाकर विलयन बना लेंगे, इसमें पोटेशियम आयोडाइड का जलीय विलयन मिलाएंगे, तो देखेंगे कि परखनली में पीला अवक्षेप प्राप्त हुआ है। कि रिएक्शन के बाद क्या मिलेगा आपको, पीला अवक्षेप। ये आपका लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, ये दोनों आपस में रिएक्शन किया, ये बना लेड आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट। यह रंगहीन होता है, पोटेशियम आयोडाइड भी रंगहीन। यह आपका अवक्षेप पीला कलर का, पीले रंग का। ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कि दो जो है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का विलयन है, और ये दोनों विलयन आपस में अभिक्रिया करके लेड आयोडाइड का एक पीला अवक्षेप बनाता है। ठीक है। तो ये क्या है, इस रिएक्शन से ये पता चल रहा है कि इस रिएक्शन में अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इस रिएक्शन को अच्छे से, कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पांचवा क्या है, गैस का निर्माण। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो गैस मुक्त हो सकता है। आइए इसे समझते हैं कि एग्जाम्पल्स। एक बीकर लेंगे, इस बीकर में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देंगे, यह है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें जिंक का डाला डाल देंगे, यह है जिंक का दाना, जिंक का दाना। जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में जब रिएक्शन करेगा तो एक गैस रिलीज होता है, उस गैस का नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो जो बीकर में तन्नी सल्फ्यूरिक अम्ल डाले हैं उसमें जिंक का डाला डाले हैं, तो थोड़े समय बाद देखेंगे कि जिंक के दाना के बगल से एक क्या हो रहा है, गैस रिलीज हो रहा है। वो गैस कौन सा होता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है।
और क्या देखेंगे, जब बीकर को छुएंगे तो बीकर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसका रिएक्शन थोड़ा सा देख ले। जिंक है, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, आपस में रिएक्शन करेगा, जिंक सल्फेट का विलयन बनाया और क्या दिया, हाइड्रोजन गैस दिया। इसमें दो चीज़ मिलता है आपको, पहला गैस निकलता है और दूसरा क्या है, उष्मा भी निकलता है। जब बीकर को छुइएगा तो गर्म हो जाएगा, तो समझ जाए कि इस रिएक्शन में उष्मा मुक्त हुआ है। तो हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या विशेषता है। रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या विशेषता है। 5 विशेषता देखे थे। पहला अवस्था में परिवर्तन, दूसरा क्या था, रंग में परिवर्तन, तीसरा क्या है, ताप में परिवर्तन, चौथा गैस का निर्माण, पांचवा अवक्षेप का बनना। सबका एक एक एग्जाम्पल भी दिखाएं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलके वाटर का निर्माण कर रहा है। रंग परिवर्तन में हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, यह हुआ ताप का। रंग निर्माण में हो गया, आयरन कॉपर सल्फेट रिएक्शन करके फेरस सल्फेट कॉपर बना रहा है। गैस का निर्माण में हो गया, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। अवक्षेप में हो गया, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलके लेड आयोडाइड का अवक्षेप बना रहा है। ये पांचों आपको विशेषता याद रखना है और पांचों का एक रिएक्शन भी याद रखना है, अभिक्रिया भी याद रखना है। एक एक एग्जाम्पल सबके बारे में लिख लेना है, ठीक है? अब हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण, इसका डिफिनेशन लिख ले। रासायनिक अभिक्रिया में शामिल पदार्थ के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो बोला गया कि रासायनिक अभिक्रिया में जो शामिल पदार्थ होता है उसको संकेत और सूत्रों की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे हम लोग सिंपल पढ़े थे, पहला ही रिएक्शन था मैग्नीशियम के फीते का जलना। किया, इसको हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये है आपका रासायनिक अभिक्रिया। अब इसका संक्षिप्त निरूपण करेंगे। संक्षिप्त निरूपण, मैग्नीशियम को दिखाएंगे Mg से, ऑक्सीजन को दिखाएंगे O से, ये दोनों आपस में अभिक्रिया किया और बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हुआ आपका रासायनिक समीकरण कि जो आपका रासायनिक अभिक्रिया में शामिल पदार्थ था उसको संकेत एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण करके दिखा दिए, जो कहलाया आपका रासायनिक समीकरण। दो चीज़ हम यहाँ पर ध्यान देंगे, जब भी जलाने की बात होगी
होगी, तो उसको केमिस्ट्री में समझेंगे ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराना। जैसे लकड़ी का जलाना, तो लकड़ी को हम लोग कार्बन से दिखाएंगे, और जलाना का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कोयले का जलना, कोयले को भी सी से दिखाएंगे, और जलने का मतलब है ऑक्सीजन से रिएक्शन, क्या बना लेगा, CO2। ये कोयले का जलने का हुआ रासायनिक समीकरण, और ये वो लकड़ी का जलने का रासायनिक समीकरण। अब हम वो पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण, तो पढ़ लें क्या होता है, और उसको कैसे लिखते हैं ये जानेंगे कि रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि क्या है। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। पहला है अभिकारक को बाएं तरफ, अभिकारक को बाएं एवं उत्पाद को दाएं और लिखकर दोनों के बीच तीर का चिन्ह लगाएं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलके जल का निर्माण कर रहा है, तो ये हुआ अभिकारक जिसको बाएं साइड रखना है, और यह वो उत्पाद दाएं साइड रखना है, और दोनों के बीच में एक एरो डालना है। ये लिखने का तरीका है। ये अभिकारक को बाएं तरफ और उत्पाद को दाएं तरफ, और दोनों को हम लोग सेपरेट करेंगे तीर के निशान से। तीर का जो सिर होगा वो उत्पाद की तरफ होगा, और जो टेल होगा वो अभिकारक की तरफ होगा। दूसरा मेथड क्या है, यदि अभिकारक या उत्पाद में दो या दो से अधिक हो तो बीच में प्लस का चिन्ह लगाएं। अभिकारक या उत्पाद दो से अधिक हो तो दोनों को सेपरेट करने के लिए प्लस का चिन्ह लगाएं। जैसे जिंक, अभिकारक दो गो है तो दोनों को प्लस से सेपरेट कर दिए। उत्पाद में भी दो गो है तो बीच में प्लस लगा दिए। अभिकारक या उत्पाद दो या दो से अधिक हो तो बीच में क्या लगाना है, प्लस का साइन लगाना है। तीसरा काम क्या करना है आपको, समीकरण के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर करना है। बराबर करना है, समीकरण के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर करना है, यानी समीकरण को बैलेंस करना है। समीकरण को बैलेंस करना है, तो तीन चीज हम लोग लिखेंगे। समीकरण को लिखने के बाद तीन चीज ध्यान देंगे। पहला क्या है, अभिकारक को बाएं और उत्पाद को दाएं और लिखेंगे, और दोनों के बीच तीर का चिन्ह लगाएंगे। तीर का जो डायरेक्शन होगा वो उत्पाद की तरफ होगा, यानी उसका सिर जो होगा उत्पाद की तरफ, और उसका जो टेल होगा वह अभिकारक की तरफ होगा। यदि अभिकारक या उत्पाद दो या दो से अधिक हो तो दोनों के बीच प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तीन को रहेगा तो तीन के बीच प्लस का चिन्ह लगाएंगे। समीकरण को दोनों ओर परमाणु की संख्या को बराबर करेंगे, यानी समीकरण को बैलेंस करेंगे। यह है समीकरण को लिखने की विधि। रासायनिक समीकरण दो तरह से देखते हैं, एक है संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण। पहला, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है।
संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो अभिकारकों की तरफ परमाणुओं की संख्या और उत्पादों की तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। तो बोला क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? तो अभिकारकों की तरफ परमाणुओं की संख्या और उत्पादों की तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होना चाहिए, तो वैसे समीकरण को बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। तो यह है एरो के बाएं तरफ और यह एरो का दायां तरफ। दोनों तरफ क्या करेंगे, परमाणु को बराबर चेक करेंगे है या नहीं। तो बाएं साइड में देख लेते हैं, बायां तरफ या अभिकारक अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वो है। तो हाइड्रोजन कितना है, 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 2 4। ऑक्सीजन कितना है, 2। बाएं तरफ 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। दाएं तरफ देख लेते हैं, दाएं तरफ या उत्पाद की तरफ कितना हाइड्रोजन है और कितना ऑक्सीजन है। यहाँ पर कितना है, 2 दूना 4, हाइड्रोजन की संख्या 4, ऑक्सीजन के वो है 2 वो। तो यहाँ पर बाएं साइड 4 हाइड्रोजन, दाएं साइड 4 हाइड्रोजन, बाएं साइड 2 ऑक्सीजन, दायां साइड 2 ऑक्सीजन, यानी ये बराबर हो गया। ये कहलाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो अभिकारकों की तरफ परमाणुओं की संख्या और उत्पादों की तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो तो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी अभिकारकों की तरफ परमाणु की संख्या और उत्पादों की तरफ परमाणु की संख्या बराबर ना हो, यानी बायां तरफ और दायां तरफ परमाणु की संख्या बराबर ना हो, तो वैसे समीकरण को हम लोग बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे कि एग्जाम्पल से देख लेते हैं। बायां तरफ चेक कर लेते हैं, यह है बायां तरफ। हाइड्रोजन के वो है 2 गो, ऑक्सीजन के वो है 2 गो, हाइड्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन 2 गो। चलिए दायां तरफ चेक कर लीजिए, हाइड्रोजन के वो है 2 गो, ऑक्सीजन के वो है 1 गो। ये बराबर है, बराबर नहीं है, तो वैसे समीकरण को बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। वैसे समीकरण को बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। अगर बाएं साइड परमाणुओं की संख्या और दाएं तरफ परमाणुओं की संख्या अगर बराबर ना हो, तो ऐसे समीकरण को हम लोग बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। आपको समीकरण दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इसमें से कौन सा समीकरण संतुलित है और कौन सा समीकरण असंतुलित है, पहचान कर बताइए। ठीक है, आगे का क्लास हम लोग कल करेंगे। थैंक यू।